एवरीवन वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये जो है क्वेश्चन यहाँ पर आप दे भी सकते हो, पेपर 2 के लिए है। ठीक है, तो यानी पेपर 2 के जो है हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चन है, तो ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में हेल्प करेंगे। क्योंकि रीज़न ये है कि जो हिंदी पैडागोजी वो सेम है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की देखी जाए तो सिमिलर है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो दोनों जो आप चाहे पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या फिर आप पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को यह एक जो है रूप विधान से दूसरे को दी जा रही सूचनाओं के अंतरण में क्या शामिल है, ये आपको बताना है। यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रूप विधान से जो दूसरों को जो सूचनाएं दी जाती हैं, यानी कि जो इंफॉर्मेशन का जो है ट्रांसफर किया जाता है, अंतरण में क्या शामिल होता है, ये आपको बताना है। पहला है सूचना जो है अंतर गतिविधि है, या फिर राय अंतर गतिविधि होगा, या फिर तर्क अंतर, या फिर प्राथमिकता अंतर गतिविधि। तो बात यहाँ पर हुई है सूचनाओं की। तो सिंपल सी बात है, जब क्वेश्चन में पूछा गया है सूचनाएं, क्वेश्चन में सूचनाओं से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। यानी सूचना जो है अंतर्गत विधि, ठीक है, एक्टिविटी। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आंसर की में आपके फर्स्ट ऑप्शन गिवन है और फर्स्ट ऑप्शन सही भी होगा। अगर आप सूचनाओं से रिलेट करोगे तो आंसर निकल कर आ जाएगा। आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें पूछा है कि भाषा की कक्षा में आयोजित किए जाने वाले कार्यों की जो है अभिकल्पना करते समय आप क्या मानदंड जो है ध्यान में रखेंगे। तो बात यहाँ पर हुई है कि जो है कल्पना कर यानी अभिकल्पना करते टाइम आप कौन कौन से ऐसे जो है चीज़ों को मानदंड में ध्यान में रखेंगे। तो पहला है कार्य ऐसे हों जो अर्थ, उद्देश्य व बातचीत को समुन्नत करें। बिल्कुल सही बात है, एटलीस्ट कार्य ऐसे करो जिसका कोई रीज़न हो, जिसका कोई एक उद्देश्य हो, और जिसमें जो है बातचीत यानी कम्युनिकेशन एटलीस्ट हो पाए। तो ये भी बात सही है। बी है कार्य ऐसे हों जो विद्यार्थी की आवश्यकता को पूरा करें। बिल्कुल सही बात है, कार्य ऐसे क्लास में इंक्लूड किए जाए एटलीस्ट बच्चों के हेल्प मिल पाए, बच्चे उससे कुछ सीख पाए, ये भी बात सही है। अगला है कार्य भाषा अभ्यास के लिए अवसर प्रदान करें। ठीक है, ये भी बात सही है कि ऐसे कार्य होने चाहिए जिससे बच्चा अपनी भाषा को उसमें इंक्लूड कर पाए और जो है उसको अवसर मिल पाए, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। कार्य स्वयं के प्रति जो है जागरूकता को समुन्नत करें, यानी जो कार्य ऐसे करें कि बच्चा खुद के प्रति भी समुन्नत हो और खुद से भी वो जागरूक हो पाए करने के लिए, ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, ए भी सही है, बी भी सही है, और सी भी सही है, और डी भी सही है। यानी कि जो राइट आंसर आपका होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं, जो कि जो है बिल्कुल राइट है, बच्चे के हित में भी है। तो नॉर्मल सी बात है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें पूछा है निम्नलिखित में जो है मिलान करो, यानी निम्नलिखित को जो है मिलान करना है। तो ए है वर्गीकरण, ठीक है, और जो है आपका अनुमान है, अवधारणा है, मानचित्र है, साथ में जो है नोट बनाना। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये जो है बताना है। तो पहला ऑप्शन है वर्गीकरण। अब वर्गीकरण का जो मतलब होता है, यानी कि जो है आपको एक जो है समान लगने वाले बिंदुओं को एक समूह में रखना, तभी तो आप उसका वर्गीकरण कर पाओगे। जब जो जैसा दिख रहा है आप उसको उसी में इंक्लूड करोगे, तभी जाके आप वर्गीकरण कर पाओगे, यानी अलग अलग कर पाओगे, उनको सीक्वेंस में लगा पाओगे। तो ए का जो है वो फोर्थ हो जाएगा। अब ए का फोर्थ किस में दिया गया है वो आप पहले यहाँ ऑप्शन में देख लीजिए। तो यहाँ पर जो है फोर का किस में दिया गया है, यानी थर्ड का जो है फोर्थ का, थर्ड मतलब फर्स्ट का फोर्थ किस में दिया गया है, तो आपका आंसर है फोर्थ में, बाकी किसी में दिया नहीं गया है। तो फर्स्ट का आंसर जो हो यानी थर्ड का आंसर जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप ये ट्रिक फॉलो करिएगा, कम टाइम में भी जो है आपका क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा, ज़्यादा आपको जो है समय भी नहीं लगाना पड़ेगा और ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इसमें काफ़ी टाइम लग रहा होता है, और सीटेड इसीलिए ऐसे क्वेश्चन डालता है
जिससे आपका टाइम जो है इसमें लगे थोड़ा सा और कन्फ्यूजन क्रिएट हो, क्वेश्चन गलत हो। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमेशा एक मैच करिए और सीधे ऑप्शन पे आइए, देखिए अगर पहले से आंसर निकल रहा है तो निकालिए, नहीं निकलता है तो आप फिर सेकंड मैच करिए। ऐसे में क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। बी का हो जाएगा अनुमान लगाना, इसका फर्स्ट हो जाएगा, यानी प्रतिरूप और नियमितता जो है को दिखाना। अवधारणा मानचित्र सी का सेकंड हो जाएगा। सहपाठ जो है पाठ्य सामग्री के मुख्य विचार को मानचित्र के रूप में प्रदर्शित करना। नोट बनाना आपका हो जाएगा थर्ड। पाठ्य सामग्री में जो है दी गई मुख्य सूचनाओं को अपने शब्दों में लिखना। तो इसके लिए क्या है, आप नोट बनाओगे, क्योंकि खुद के शब्दों में लिखना इसका मतलब है कि आप एक नोट बनाओगे। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। अब ऐसी सिचुएशन में आप पहले मैच करोगे, ठीक है, कि किसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फिर जो है आप यहाँ ऑप्शन में ढूंढोगे तो यहाँ पर कंफ्यूजन होने लगती है, और कंफ्यूजन होने के साथ साथ इसमें टाइम भी बहुत लग रहा होता है। और सीटेड में हर एक दूसरे स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम है कि टाइम नहीं बचता। टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीटेड में। तो यही रूल फॉलो करिएगा और अच्छे से क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 4, जिसमें पूछा है कक्षा में अध्यापक और बच्चे जो है चौमस्की के सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। एक विद्यार्थी सिद्धांत के जो है चुनौतीपूर्ण पहलुओं और निहितार्थों पर अपने विचार साझा कर रहा है। यहाँ पर जो है समुची कक्षा किस प्रकार के श्रवण में जो है व्यस्त है, ये आपको बताना है कि क्लासरूम में जो बच्चे हैं वो कौन से प्रकार के श्रवण में क्या हैं, व्यस्त हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। पहला है तदनुभूत श्रवण, विषय वस्तु श्रवण, जो है विश्लेषणात्मक श्रवण, या फिर सराहना बोध श्रवण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा वो विश्लेषण यानी विश्लेषणात्मक जो है श्रवण हो रहा है, क्योंकि चर्चा की जा रही है। अब चर्चा होगी वहां पर तो हर बच्चा अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, डिस्कशन होगा, विश्लेषण किया जाएगा, चीज़ें डिटेल में समझी जाएंगी। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा है निम्नलिखित जो है कथन पढ़ें। ठीक है, तो पहला कथन ए है। ए में पूछा है कि जो है व्याख्यात्मक लेखन पाठकों को अवधारणाओं और विचारों से परिचित एवं परिभाषित करवाता है। तो विचारों से परिचित एवं परिभाषित करवाता है। या फिर बी है वर्णात्मक लेखन आमतौर पर पाठकों को राजी करवाने के लिए व्यवसायिक कामकाजी लोगों द्वारा काम में लाया जाता है। तो ये भी आपका नहीं होगा और फर्स्ट भी आपका गलत है, क्योंकि व्याख्यात्मक लेखन जो होता है पाठकों को अवधारणाओं और विचारों से परिचित एवं परिभाषित करवाता है। तो व्याख्यात्मक जो लेखन होता है इसमें जो है डिटेल में चीज़ें टीचर के द्वारा तो बताई जा रही होती हैं और टीचर एक्टिव रहता है, लेकिन बच्चा इसमें एक्टिव नहीं होता है, और ये जो है अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर आपका जो है वो फोर्थ ऑप्शन होगा, यानी ए और बी क्या है, दोनों गलत हो जाएंगे यहाँ पर। क्योंकि व्याख्यात्मक जो होता है लेखन, व्याख्यात्मक लेखन में क्या होता है, या फिर व्याख्यात्मक जो पठन होता है, इसमें टीचर तो एक्टिव रहता है लेकिन बच्चा एक्टिव नहीं रहता है। लेक्चर देके टीचर चला जाता है और बच्चा हो सकता समझ भी ना पाया हो कि कौन सा कॉन्सेप्ट जो है टीचर पढ़ा के चला गया है। यहाँ पर राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा है भाषा की कक्षा में एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक पाठ्य सामग्री देती है और कहती है कि यानी जल्दी से इसमें से मुख्य सूचना विचार ढूंढो और एक दूसरे के साथ साझा करो। विद्यार्थी जो है किस प्रकार का जो है पठन कर रहे हैं, यानी एक टीचर है क्लासरूम में बच्चों को क्या है पाठ्य सामग्री देती है और कहती है जल्दी से इसमें ढूंढो, यानी मुख्य जो है सूचना या विचार जो है वो ढूंढो और उसके बाद एक दूसरे से साझा भी करो, एक दूसरे से शेयर करो। तो ये जो पठन होने वाला है ये किस प्रकार का पठन है ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा सीटेट में जो है पूछा जाता है। कभी सरसरी तौर पर पठन दे देगा, कभी बारीकी से, कभी जो है गहन तीव्र पठन या फिर विस्तृत पठन। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछने का तरीका होता है वो चेंज हो सकता है, लेकिन हमेशा ये क्वेश्चन ऐसा पूछा ही जाता है। तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा। पहली बात तो यहाँ पर बात हुई है कि जल्दी से इसमें से मुख्य सूचना को ढूंढो।
तो बात यहाँ पर सरसरी तौर पर पठन है। अब सरसरी तौर पर पठन कैसे होगा? जैसे मान के चलिए आप न्यूज़पेपर लेते हो, न्यूज़पेपर की आप हेडलाइन को पढ़ लेते हो और आपको समझ में आ जाता है कि इसके अंतर्गत क्या लिखा है, क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है, किसके बारे में ये न्यूज़ है। तो ये क्या हुआ, एक सरसरी तौर पर पठन है। आपने हेडलाइन को पढ़ लिया और आपको समझ में आ गया कि यस इसके अंतर्गत किस बारे में डिटेल में चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पर सरसरी तौर पर पठन हो रहा है। आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बारीकी से पठन तब होता है जब बच्चे डिटेल में चीज समझ रहे होते, लेकिन यहाँ पर बात हुई जल्दी से सूचनाओं को ढूंढो और फिर आपस में साझा करो। गहन तीव्र पठन भी नहीं होगा, विस्तृत पठन भी नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर जो हो वो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा है द्वितीय भाषा के शिक्षण अधिगम के दौरान भाषा अध्यापक को किसका जो है प्रावधान करना चाहिए। यानी जो भाषा अध्यापक हैं उनको जो है किसका प्रावधान करना चाहिए। तो बोधिगम निवेश है, या फिर ड्रिल है, या फिर अच्छे संकेत हैं, या फिर तनाव मुक्त परिवेश है। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? तो आंसर जो होने वाला है, तो देखिए बोधिगम निवेश ये आपका सही है। ड्रिल यानी आप प्रैक्टिस करवा रहे हो, जो है अभ्यास करवा रहे हो, तो ये आपका बेहतर नहीं माना जाता है। रीज़न ये है कि ड्रिल और प्रैक्टिस करवाना ना तो इस पर एनसीएफ भी फोकस करता है, ना इंक्लूसिव एजुकेशन करती है, ना प्रोग्रेसिव क्लासरूम कर रहा होता है। तो इसको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। अच्छे संकेत देना ये आपका पॉजिटिव है, क्योंकि आप अच्छे अच्छे जो है संकेत दे रहे हो, तो इससे बच्चा सीखेगा और बेहतर सीखेगा। तनाव मुक्त परिवेश ये भी बात सही है, क्योंकि आप ऐसा क्लासरूम में जो है इन्वायरमेंट रखोगे कि बच्चे जो है तनाव मुक्त रहें, वो अच्छे से अपनी लर्निंग को कर पाएँ और सीखें, खुश रहें, खुशहाल जो है माहौल रहे क्लासरूम का। तो बी गलत होगा, बाकी सही है। तो जहाँ पर भी बी है वो गलत हो जाएगा और थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी ऑप्शन आपका नहीं सही होगा, क्योंकि ड्रिल प्रैक्टिस करवाना यानी अभ्यास करवाना इसका मतलब हो जाता है रटवाना, और रटवाना नहीं है बल्कि बच्चों को समझाना है। यहाँ पर राइट आंसर आपका जो है थर्ड ऑप्शन होगा। देखिए कहीं कहीं पर ड्रिल और प्रैक्टिस सही हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस करना भी सही है, लेकिन सीटेट ने इसको नेगेटिव वर्ड के रूप में ऐड किया है और ये सही नहीं माना जाता है। यहाँ पर राइट आंसर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। यानी क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें पूछा है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। ए है पोर्टफोलियो विद्यार्थी के कार्यों का जो है उद्देश्य पूर्ण संग्रह है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पोर्टफोलियो एक ऐसा जो है एक ऐसी फाइल होती है जिसके थ्रू आप बच्चे के बारे में सब कुछ समझ लोगे। अगर आपको पोर्टफोलियो यानी पोर्टफोलियो जो है किसी भी बच्चे की दे दी गई है, फाइल दे दी गई है, अगर आप उसको देख लेते हो तो आपको क्या है उस बच्चे के बारे में सारी नॉलेज हो जाएगी। बच्चा पढ़ने में कैसा है, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चा क्या गलतियां करता है, कैसी उसकी समझ है, टोटलिंग आपको समझ में आएगा। रीज़न ये है कि जो पोर्टफोलियो होती है इसमें टीचर के द्वारा बच्चे की सारी एक्टिविटियां जो है नोट की जाती हैं पूरे वर्ष की, और वो लास्ट में जो है देखी जाती हैं कि बच्चे ने पूरे ईयर के दौरान क्या क्या गलतियां की है, क्या क्या अच्छे काम किए हैं, कैसे कहाँ पर उसको दिक्कत हुई है, कहाँ पर उसने प्रोग्रेस किया हुआ है, टोटलिंग जो है वहाँ पर समझ में आ रहा होता है। ये बात सही है। बी है पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अपनी खूबियों और कमजोरियों का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पोर्टफोलियो के माध्यम से देखिए जब पूरे ईयर के दौरान बच्चा जो है यानी पूरे साल के दौरान जब बच्चा एक्टिविटी करता है तो नहीं समझ में आता कि क्या गलतियां हैं और क्या सही हैं। लेकिन पोर्टफोलियो के माध्यम से जब उसको दी जाती है पोर्टफोलियो की फाइल, तो उसको सब कुछ उसमें समझ में आ रहा होता है कि क्या, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, यानी अच्छी चीज़ें भी और जो उसने गलतियाँ की हैं वो भी चीज़ें उसमें इंक्लूड रहती हैं टीचर के द्वारा। तो दोनों को जो है प्रोत्साहित कर रहा होता है, यानी दोनों जो है समझ में आ रही होती हैं। तो ए भी सही है, यहाँ पर बी भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। राइट आंसर जो होगा वो यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ए और बी क्या है, दोनों सही हो जाएंगे। आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दोनों गलत हैं ये बात नहीं, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें पूछा है असमान यानी भिन्न की पहचान करें। यानी जो विभिन्नता बनी है या फिर जो असमान है उसको आपको पहचानना है कि इसमें असमान एक कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तो पहला है
पोर्टफोलियो विद्यार्थियों के कार्यों के बारे में ठोस उदाहरण अभिभावकों को जो है संप्रेषित करने का प्रभावशाली साधन है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बिल्कुल उसमें रियल लिखा होता है बच्चे के बारे में। ठीक है। पोर्टफोलियो जो है शिक्षार्थियों का आकलन करने के लिए अध्यापकों की क्षमता वृद्धि करता है। या फिर पोर्टफोलियो विद्यार्थी जो है केंद्रित आकलन की व्यवस्था है। बिल्कुल सही, क्योंकि बच्चा इसमें सेंटर में होता है और बच्चे के द्वारा ही सब कुछ लिखा गया होता है। पोर्टफोलियो अध्यापक और विद्यार्थियों को चिंतन विमर्श के अवसर देता है। ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके द्वारा ही जो है अध्यापक और विद्यार्थियों को जो है उस पर डिस्कस करने या फिर चिंतन मनन करने का अवसर मिल रहा होता है। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है ये आपका यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यही डिफरेंस है। यहाँ पर बात हुई अध्यापकों की क्षमता की वृद्धि होती है, तो यहाँ पर कोई अध्यापक की क्षमता की वृद्धि नहीं हो रही होती है, क्योंकि पोर्टफोलियो में बच्चे के लिए लिखा जाता है, बच्चा उसमें इंक्लूड रहता है, बच्चे की सारी एक्टिविटियां उसमें इंक्लूड रहती हैं, ना कि टीचर की। तो टीचर की जो है कोई भी जो है क्षमता नहीं बढ़ेगी, यहाँ पर बच्चे की अप्रिशिएट होगा, बच्चे की जो क्षमताएं बढ़ेंगी। राइट आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन होगा, क्योंकि यही डिफरेंस है, यही अलग है, यही भिन्न है। राइट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, अध्यापक जो है विद्यार्थियों के लिए अधिगम कार्यों की योजना बना रहे हैं, ये कार्य कैसे होने चाहिए। ठीक है, ये आपको बताना है। यानी अध्यापक जो है विद्यार्थियों के लर्निंग के लिए जो है कार्य योजना बना रहे हैं और ये कैसे होने चाहिए ये बताना है। तो करने में सरल हो, यानी इजी होने चाहिए, जिससे बच्चा आसानी से कर ले। तो थोड़ा सा आपको हाई, थोड़ा सा ऊपर लेवल का देना है। जटिल हो, बहुत ज़्यादा जटिल भी नहीं हो कि बच्चा क्लास वन का है और आप फिफ्थ के दे रहे हो, तो भी बच्चा नहीं समझ पाएगा। शिक्षार्थियों के स्तर अनुसार हो या फिर शिक्षार्थियों के स्तर से थोड़ा सा ऊपर हो, तो कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब देखिए सीटेट ने जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं थोड़ा फंसाने वाला दिया है। अब अगर आप ध्यान से नहीं समझोगे तो इस जो है शिक्षार्थियों के स्तर अनुसार लगेगा आपको, बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चा जिस स्तर पर है उसी के अकॉर्डिंग हम जो है क्वेश्चन पूछेंगे और उसी के हिसाब से बच्चे का ग्रो होगा। लेकिन जो सीटेड ने आंसर को वेरीफाई किया वो फोर्थ ऑप्शन कर दिया, शिक्षार्थियों के स्तर से थोड़ा सा ऊपर। क्योंकि जब हम बच्चों की लर्निंग करवा रहे होते तो थोड़ा सा हम एक स्टेप आगे लेकर चलते हैं, थोड़ा सा हाई लेवल रहता है साथ में। क्योंकि जब थोड़ा सा आप हाई लेवल का बच्चे को पढ़ाते हो तो बच्चा लो लेवल का आराम से कर लेगा, उसको ईजी लगेगा, उसको दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप बच्चा जिस स्तर पर है उसी के अकॉर्डिंग आप उसको पढ़ाओगे तो उसको समस्या होने लगेगी, उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसीलिए जो ये आंसर यहाँ पर होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा, ना कि थर्ड होगा। लेकिन 50% जो लोग हैं वो जो है थर्ड ऑप्शन के साथ ही चले जाएंगे, अगर थोड़ा सा वो दिमाग नहीं लगाएंगे। तो इसीलिए सीटेड में क्या होता है, प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न ये है कि आपको लैंग्वेज समझ में आएगी और साथ ही आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा कि कैसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन है, ना कि थर्ड ऑप्शन है। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको देखोगे तो थर्ड ऑप्शन के साथ जाओगे, क्योंकि थर्ड ऑप्शन भी सही है अपनी जगह, लेकिन सबसे बेटर कौन सा है वो फोर्थ ऑप्शन है, जो कि एक नंबर देगा। यहाँ पर राइट आंसर फोर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा है, एक अध्यापक बच्चों को प्रत्येक महीने में निबंध लिखने और आकलन हेतु जमा करने के लिए कहती है। यानी एक अध्यापक है और क्या करती है, वो बच्चों को प्रत्येक महीने जो है ऐसे लिखने के लिए बोलती हैं और फिर आकलन हेतु यानी असेसमेंट करने के लिए क्या है जमा करवाती हैं। यह अध्यापक का क्या उद्देश्य है, यानी जो टीचर ये एक्टिविटी करवा रहा है बच्चे के द्वारा, इसका क्या उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की जो है यथेष्ट प्रगति का जो है आकलन करना चाहती हैं, या फिर विद्यार्थियों के भिन्न भिन्न प्रकार के लेखन का संग्रहण है, या फिर विद्यार्थियों को ग्रेड देना है, या फिर पुरस्कार है तो सर्वोत्तम लेखन का चयन है। राइट आंसर कौन सा होगा ये जो है बताना है। आंसर यहाँ पर आपका फर्स्ट होगा, क्योंकि विद्यार्थियों की यथेष्ट जो है प्रगति का आकलन करना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट बच्चे की जो थिंकिंग है वो कैसी है। यूपीपीएस का जो एग्ज़ाम होता है, यानी यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी देखा होगा आपने, जो है ऐसे वगैरह लिखने को दिया जाता है। ऐसे इसलिए बोला जाता है लिखने को, मतलब देते हैं कि बच्चे की थिंकिंग पता चलती है, उसमें कितनी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हुई है, ये ऐसे के द्वारा हमको पता चलता है, निबंध के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे, क्योंकि उसमें बच्चा जो है अपनी थिंकिंग के बारे, यानी जो उसकी जैसी थिंकिंग होगी
निगेटिव ज़्यादा रहता है, पॉजिटिव ज़्यादा थिंकिंग रखता है, कैसी थिंकिंग रखता है, वो सब कुछ वहाँ पर समझ में आएगा, उसी हिसाब से वो लिखेगा, ठीक है। और उसमें जो है पार्टिकुलर एक ही लाइन का जो है आंसर नहीं देना होता, उसमें बहुत सारा कुछ लिखना पड़ता है। तो ऐसे में जो है समझ में आ रहा होता है बच्चे की थिंकिंग की, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप है बच्चे में या फिर नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। 12 पे चलते हैं। 12 है, तमिल भाषी युवा यानी युवक को जो है कनाडा में नौकरी मिली, ठीक है। यानी तमिल भाषी के युवक था, तमिल उसको आती होगी, और वो कनाडा में उसको जॉब मिल गई। वह वहाँ एक ऐसे स्थान में रहने लगता है जहाँ के अधिकांश लोग जो है पंजाबी बोलते हैं, यानी आसपास के जो लोग हैं वो पंजाबी बोलते हैं। कुछ ही दिनों में वह युवक भी पंजाबी में जो है बातचीत करने लगता है, यानी कुछ टाइम बाद जब रहने लगा वहाँ पर, उसके बाद वो पंजाबी बोलना उसने स्टार्ट कर दिया, जबकि वह भाषा उसके लिए बिल्कुल नई थी, क्योंकि वो वहाँ पर रहने लगा, फिर धीरे धीरे उसने वो सीखने लगा। पंजाबी भाषा में बातचीत करने की भाषा क्या कहलाएगी? तो नॉर्मल सी बात है, वो क्या हुआ, अर्जन हो जाएगा। जहाँ पर भी व्यक्ति हो, बच्चा हो, कहीं पर भी जाके रहने लगा, मान के चलिए आप यूपी के हैं, आप बिहार में जाकर रहने लगे, तो बिहार की लैंग्वेज अगर आप बोलने लगे हो तो वहाँ की लैंग्वेज को आपने अर्जित कर लिया है, ना कि लर्निंग की है, ना कि अधिगम किया है। आप स्टेट, किसी भी स्टेट के हो, आप दूसरे स्टेट जा रहे हो, दूसरी कंट्री को जा रहे हो, वहाँ पे आप रहने लगे हो, सर्वाइवल करने लगे हो, और फिर वहाँ की लैंग्वेज को अगर आप बोल पा रहे हो, बोलने लगे हो, उसी लैंग्वेज में बात करने लगे हो, तो ये क्या है, वहाँ की लैंग्वेज को आपने अर्जित कर लिया है। लेकिन आप यूपी में ही हो, यूपी के ही मतलब यूपी के ही व्यक्ति हो, यूपी में ही रह रहे हो, और उसके बाद आप दूसरी स्टेट की लैंग्वेज को बोल रहे हो, दूसरे की कंट्री की जो है लैंग्वेज अगर बोल पा रहे हो, तो वो आपने सीखा है, क्योंकि आपने उसके लिए कोई क्लास की होगी, किसी से संपर्क किया होगा, कोई नोट्स ली होगी, कुछ भी सोशल मीडिया का प्रयोग किया होगा, जहाँ से आपने उस लैंग्वेज को सीखा, तो वो हो जाता है आपका अधिगम, क्योंकि आपने उसके लिए पार्टिकुलर टाइम दिया है, पार्टिकुलर कुछ जोड़ा है, कुछ सीखा है, कुछ क्लास अटेंड की है। लेकिन वहीं पर जाकर आप रहने लगे, सर्वाइवल करने लगे, तो नॉर्मल तरीके से धीरे धीरे आपने एक्वायर कर लिया, ठीक है। ये डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा, अर्जन अर्जन में और अधिगम में, यानी लर्निंग में और एक्वायर में ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ध्यान रखना। आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा, और हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है, क्योंकि एक नंबर पक्का रहता है और हमेशा पूछता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 पे। 13 है, भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों के निष्पादन में सुधार लाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षार्थियों की गलतियों को सबके सामने रेखांकित करना चाहिए, यानी कि बच्चों के द्वारा जो गलतियां हुई हैं वो सभी के सामने आप बोलोगे कि यस, इस बच्चे से ये गलती हुई है, ये करोगे आप। या फिर जो है सीखने के जो है मानक तरीके बताने चाहिए, या फिर संप्रेषण हेतु उपयुक्त स्थितियां सृजित की करनी चाहिए, या फिर संप्रेषण के मानक उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। तो बात यहाँ हुई है निष्पादन की जो है में सुधार लाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो थर्ड ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट है कि संप्रेषण हेतु उपयुक्त स्थितियां सृजित करनी चाहिए, यानी कि कम्युनिकेशन हो पाए ऐसी सिचुएशन आप जो है बनाओगे, सृजित करोगे, एक्वायर करोगे, क्रिएट करोगे। राइट आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों के द्वारा जो गलतियां हुई हैं आप उसको रेखांकित नहीं करोगे, उसको आप बार बार जो है क्लासरूम में बोलोगे नहीं कि यस, इस बच्चे के द्वारा ये गलती हुई थी, ठीक है, उसको बार बार जो है रिपीट नहीं करना है। राइट आंसर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि कक्षा प्रस्तुतिकरण के समय शिक्षार्थियों का मुख्य रूप से ध्यान किस पर होना चाहिए, ये यहाँ पर बताना है। तो अर्थ निर्माण है, या फिर तथ्यों के क्षेत्र विस्तार है, या फिर जो है अपभाषा और शब्द जाल है, या फिर प्रस्तुतिकरण को पूरा करना है। यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का? तो पहला है अर्थ निर्माण। तो बात यहाँ पर हुई है शिक्षार्थियों का मुख्य रूप से ध्यान किस पर होना चाहिए? सिंपल सी बात है, अर्थ निर्माण पर, मीनिंगफुल लर्निंग पर ध्यान होना चाहिए, क्योंकि बच्चों की फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि एटलीस्ट जो हम पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, इसका कोई मतलब भी है या नहीं है।
ठीक है। और ये भी होना चाहिए कि एटलीस्ट इसका हम प्रयोग कर पाएंगे अपनी रियल लाइफ में कि नहीं कर पाएंगे, इसका कोई मोटिव है या नहीं है, कि ऐसे ही बस पढ़ते जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इसका। तो जो लर्निंग हो रही है एटलीस्ट वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, वो अर्थपूर्ण होनी चाहिए, साथ ही बच्चे के रियल लाइफ से भी कनेक्ट करती हो, वास्तविक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। तथ्यों के विस्तार, क्षेत्र का विस्तार ये नहीं होगा। अपभाषा और शब्द जाल ये भी नहीं, प्रस्तुतिकरण को पूरा करना ये कोई बात नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए मीनिंगफुल लर्निंग, यानी उसका कोई पार्टिकुलर एक मतलब हो कि यस बच्चा जो कर रहा है, जो पढ़ रहा है, उसका कोई मतलब है, उसके रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें मिलान करने हैं। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है, पहला है सामाजिक सांस्कृतिक। तो सामाजिक सांस्कृतिक में आंसर जो आपका फर्स्ट का होगा वो आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट का सेकंड होगा, भाषा संप्रेषणात्मक गतिविधि जिसमें सामाजिक संदर्भ और जो है प्रथाएं केंद्र में हो, ये आपका यानी फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा। अब फर्स्ट का सेकंड किस में दिया है, फर्स्ट का सेकंड फर्स्ट में नहीं है, थर्ड में नहीं, अब सेकंड में है और फोर्थ में है। अंतःक्रियात्मक, यानी कि जो अंतःक्रियात्मक है ये जो हो जाएगा आपका फोर्थ में, कि भाषा अंतः वैयक्तिक संबंधों को अनुभूति करने का साधन है, बी का हो जाएगा फोर्थ। अब बी का फोर्थ इसमें भी दिया है और इसमें भी दिया है। आगे चलते हैं, विधाएं। अब विधाएं ए जो है ए का हो जाए, यानी सी का ए हो जाएगा, यानी भाषा विभिन्न उद्देश्यों के लिए विशिष्ट नियमों और पाठ्य सामग्रियों के विमर्श द्वारा जो है शासित होती है। तो सी का ए हो जाएगा। अब सी का ए फोर्थ में है, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मैच किया गया बट फर्स्ट से आंसर नहीं निकला, लेकिन दो ऑप्शन कट गए। अब दो ऑप्शन कटे तो दो में से एक होगा। सेकंड मैच किया, सेकंड से भी आंसर यहाँ पर नहीं निकला। ठीक है, दोनों में सेम थे। सी से जो है मैच किया तब जाके एक आंसर निकला। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए फर्स्ट मैच करना, फर्स्ट से अगर आंसर नहीं निकला है तो सेकंड ऑप्शन मैच करिएगा, सेकंड से भी अगर आंसर नहीं निकल पा रहा है तो थर्ड मैच करना, और थर्ड तक जो है पहुंचोगे तब तक आंसर निकल कर सामने आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर, क्योंकि फर्स्ट मतलब ज़्यादातर चांसेस यही रहते हैं कि फर्स्ट मैच करने से ही आंसर निकलेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है सीटेड भी वैसे ही सिमिलर दे देते हैं ऑप्शन, और लास्ट तक जब आप मैच करते जाओगे तभी जाके आंसर निकलेगा। लेकिन ये ट्रिक फॉलो करना, ये इस ट्रिक से जो है कन्फ्यूजन नहीं होगी और क्वेश्चन गलत भी नहीं होंगे। तो ये थे 15 क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्योंकि 15 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी पैडागोजी में, और 15 नंबर का पैसेज होता है। पैसेज को भी टाइम टू टाइम जो है रिवीजन करते रहना, प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि वो 15 नंबर आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।